अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला अब्बासी और मैं जो आज वीडियो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ये बहुत ही डिमांड थी काफ़ी लोगों की। पिछले कोई 5-6 महीने से मैं बिज़ी था कुछ अपने पर्सनल लाइफ में। सो आज की वीडियो है जी फैमिली रीयूनियन वीज़ा पे, और कैसे आप फैमिली रीयूनियन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं पाकिस्तान से फॉर फ्रॉम इस्लामाबाद एम्बेसी और कराची एम्बेसी जी। और ये वीडियो अब बनाने का मकसद ये भी है कि जो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं इस्लामाबाद एम्बेसी में और कराची एम्बेसी में, ये जर्मन एम्बेसी के, वो चेंज हुए हैं। सो न्यू चेंजेस हैं, लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस हैं क्या चेंज आया है, क्यों आया है, क्या वजह है। सो इसके साथ और भी काफ़ी चेंजेस हैं, तो ये वीडियो बहुत मज़े होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आप फैमिली रीयूनियन वीज़ा को इजीली परसू कर सकते हैं विदाउट एनी एजेंट हेल्प, या कोई फाइल मेकर जो है वो उसकी हेल्प आपको रिक्वायर्ड नहीं होगी। सो ये वीडियो आखिर तक देखें और आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। सो ले जी, अब हम आ गए हैं जी जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट पर जो पाकिस्तान के लिए है। और ये है जी फैमिली रीयूनियन की लिंक है जो हम फॉलो करेंगे आज इस वीडियो में। अच्छा, फैमिली रीयूनियन जो केस परसू होता है वो दो तरह परसू होता है। एक अब मैं दोनों बता सकता हूँ। सो पहला जो हम केस स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर आपके स्पाउस जो हैं वो ऑलरेडी जर्मनी के अंदर है, ठीक है, सही है, और देन आप अपना फैमिली रीयूनियन परसू करते हैं, तो देन आपको एक फैमिली रीयूनियन की अपॉइंटमेंट चाहिए। और फैमिली रीयूनियन की अपॉइंटमेंट डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में हैं। अगर तो आप फेडरल में हैं, इस्लामाबाद में हैं, पंजाब में हैं, या केपीके में हैं, या फाटा, या आज़ाद कश्मीर में, या गिलगित बल्तिस्तान में, तो तब आपको जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद में, ये इसका लिंक है, मैं एक एम्बेसी के फैमिली रीयूनियन लिंक का भी पोस्ट कर दूंगा, और ये आप लिंक है, यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ से आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे अपने पासपोर्ट के बिहाफ पे। और अगर आप कराची यानी सिंध और बलूचिस्तान से हैं, देन आपकी जो एम्बेसी है, वो कौंसलेट है, वो कराची की है, और वो उसकी अपॉइंटमेंट बुकिंग यहाँ पे होगी। ये अपॉइंटमेंट बुकिंग, और इस पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, वो एक डिफरेंट केस में आएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको अपॉइंटमेंट बुकिंग, और यहाँ पे एज़ इट इज़ इन्होंने लिखा हुआ है कि जी वेट टाइम जो है वो 12 मंथ है। लेकिन इस्लामाबाद, ये है जी इस्लामाबाद एम्बेसी के लिए। इस्लामाबाद एम्बेसी में अभी जो करंटली वेट टाइम चल रहा है वो तकरीबन 24 मंथ का चल रहा है। ये इन्होंने 12 लिखा हुआ है, लेकिन जो मैं, क्योंकि फैमिली रीयूनियन ग्रुप है पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा ग्रुप है, मैं उसका मॉडरेटर भी हूँ। सो यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट का वेट टाइम है वो 24 मंथ है, ये 12 मंथ नहीं है। ये यहाँ पे ये मिसलीडिंग टाइम है जी, 12 मंथ नहीं है, ये 24 मंथ है। और दूसरा केस जो अब हम स्टार्ट करेंगे वो ये है कि अगर आपके स्पाउस जर्मनी नहीं है और वो जर्मनी जाना चाहते हैं, या वो अगर ब्लू कार्ड वर्क वीज़ा पे जा रहे हैं, या रिसर्चर वीज़ा पे जा रहे हैं, या हाईली स्किल्ड वीज़ा पे जा रहे हैं, तो तब आप अपनी, मेरी जो सबसे पहली ब्लू कार्ड की वीडियो है, मैं वो भी पोस्ट करूँगा। उस पर मैंने बताया था कि आप अपने स्पाउस के साथ जा सकते हैं, तो वो उस केस में आपको अलहदा से अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने जो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट फॉलो करने हैं वो यही डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस लिंक पे हैं। अक्सर लोग जो होते हैं वो कहते हैं जी फैमिली रीयूनियन के तो मेंशन नहीं है, और वो बगैर डॉक्यूमेंट्स के बस सिर्फ वाइफ स्पाउस को और फैमिली को साथ ले जाते। सो वो कहते हैं जी आप डॉक्यूमेंट्स फॉलो करो, तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है फैमिली रीयूनियन वीज़ा वाले, ये डॉक्यूमेंट्स आपने फॉलो करने हैं, ठीक है जी। और अब इस पे आते हैं जी डिटेल्स पे कि क्या चेंजेस आई हैं और क्या डिटेल्स आई हैं, ठीक है जी। जैसे इन्होंने मेंशन किया हुआ है जी कि आपने जो कॉपीज़ हैं वो तो लानी ही लानी है, लेकिन अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ज़रूर लाने हैं, और साथ में अपने पासपोर्ट जो हैं वो लाजमी लाने हैं। अक्सर लोग कहते हैं जी कि हमारे साथ कोई और आ सकता है, सो एम्बेसी के अंदर कोई और नहीं जा सकेगा। एम्बेसी में सिर्फ एप्लीकेंट, या जो स्पाउस हैं, एप्लीकेंट हैं, और उनके साथ बच्चे हैं, वो जाएंगे। इवन न्यू बॉर्न भी हैं, वो उनको भी साथ लेके जाना लाजमी है। ये नहीं है कि न्यू बॉर्न्स वगैरह या छोटे बच्चों को आप साथ नहीं लेके जाएंगे। जो जो एप्लीकेंट है फैमिली रीयूनियन का वो साथ लाजमी जाएगा, और एम्बेसी बिल्कुल देखेगी, वो इंटरव्यू लेती है नहीं लेती बच्चों का, लेकिन वो देखेंगे सही कि ये बच्चे इनके साथ आए हैं या नहीं आए हैं। सो दैट इज़ मस्ट, ठीक है। और उसके बाद अच्छा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चेंज है एम्बेसी के अंदर जर्मन एम्बेसी के अंदर, वो ये है कि जी लॉयर वेरिफिकेशन फ़ीस अब ऑप्शनल हो गई है।
पहले तो ये मैंडेटरी थी, ठीक है, सही है कि जी हर किसी से लॉयर वेरिफिकेशन ली जाती थी। कराची एम्बेसी में ये काफ़ी अरसे से, कोई तकरीबन 4-5 महीने हो गए हैं, जो लॉयर वेरिफिकेशन फ़ी इन्होंने ख़त्म कर दी थी। लेकिन अब जो है वो इस्लामाबाद एम्बेसी के अंदर भी लॉयर वेरिफिकेशन फ़ीस उन्होंने जो है वो ख़त्म कर दी है। लेकिन डिप्लोमेटिक अगर उनको डॉक्यूमेंट्स में इशू होगा तो वो बिल्कुल आपसे क्या कहते हैं, लॉयर वेरिफिकेशन फ़ीस और एक सेट एक्स्ट्रा मांगेंगे। पहले 3 सेट लिए जाते थे, अब एक सेट हो गया है, यानी कि फैमिली रियूनियन के लिए अब एक ही सेट चाहिए होगा पर एप्लीकेंट। अगर एक स्पाउस हैं और 2 बच्चे हैं तो इन टोटल 3 सेट होंगे, ठीक है, सही है। लेकिन ये है कि एक सेट चाहिए होगा। पहले तो ये था कि 3 सेट होते थे, क्या कहते हैं, स्पाउस के जो मेन एप्लीकेंट होता था और बच्चे के एक एक सेट चाहिए होता था। लेकिन अब हर एप्लीकेंट का एक ही सेट चाहिए होगा, ठीक है, ये चीज़ में ये नोट रखिएगा। और अगर ये उस टाइम पे 50,000 नहीं मांगेंगे, अगर अम्बेसी को बाद में शक होता है कि जी इनके डॉक्यूमेंट्स में कोई इश्यूज़ वगैरह हैं या कोई मसले हैं, तो वो एडिशनल सेट भी मांगेंगे, वही जो ये डॉक्यूमेंट मेंशन किए हुए हैं, और 50,000 रुपीज़ भी मांगेंगे, ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन बाद में हो सकती है, लेकिन अभी तक ये चीज़ जो है वो जुलाई ऑनवर्ड ख़त्म हुई है, और जुलाई ऑनवर्ड मेजॉरिटी केसेस में लोग अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके जा रहे हैं। तो किसी से भी उन्होंने 50,000 दोबारा मांगे नहीं हैं। हाँ, कराची के अंदर ये ऐसा हुआ है कि कुछ लोगों के लिए ये मतलब 100 में से कोई एक केस होगा जब उन्हें कोई डॉक्यूमेंट्स पे इशू हुआ हो, तो उन्होंने लॉयर वेरिफिकेशन फ़ीस मांगी है अगेन, और उनसे सेट भी मांगा है, ठीक है जी। सही है। और आप इसको ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं जी, वेटिंग टाइम कहीं पे ट्रैक हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। ये ऑनलाइन ट्रैक नहीं हो सकता जी, ये तो लोग कोशिश कहते हैं जी कि हम ट्रैक करें रेफरेंस नंबर के थ्रू। आप फैमिली रीयूनियन जो ग्रुप है उसका मैं लिंक भी पोस्ट कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप देख सकते हैं, लोग अपनी चीज़ शेयर करते हैं जी। अभी इस अक्सर मंडे को और थर्सडे को अपॉइंटमेंट्स आ रही होती हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपको हो जाएगा कि रेफरेंस नंबर क्या है, ठीक है, सही है। सो वहाँ से पता चल सकता है। अब हम लिस्ट की तरफ आते हैं, ठीक है जी। लिस्ट में एज इट इज़ उन्होंने ये कहा है जी कि A4 पेज होने चाहिए, ठीक है। A4 साइज पेज होना चाहिए हर डॉक्यूमेंट का। कोई भी आपने डॉक्यूमेंट छोटा नहीं करना, ठीक है, सही है। और वो डॉक्यूमेंट जो है एज इट इज़ आपने ये डॉक्यूमेंट A4 साइज़ में लेके आना। इवन आईडी कार्ड वगैरह या जो भी हैं वो छोटे A4 में लाने हैं, और पिक्चर जो है वो बिल्कुल पासपोर्ट साइज। सो पहला अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं जी डॉक्यूमेंट के लिस्ट। सो एप्लीकेशन फॉर्म, अच्छा, इस्लामाबाद एम्बेसी के अंदर उन्होंने कहा है जी कि आपको एक ही एप्लीकेशन सेट चाहिए होगा, जबकि कराची एम्बेसी के अंदर उनको 2 एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ये फ़र्क आ गया, ठीक है। एप्लीकेंट पर एप्लीकेंट जो है वो एक सेट, इस्लामाबाद एम्बेसी के अंदर आप एक ही सेट एक ही सेट चाहिए होगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके दें और उसमें पिक्चर लगा के दें, ठीक है। अच्छा, एक एक एप्लीकेशन फॉर्म, एक सेट का मतलब है कि एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा, इसमें एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, ठीक है, सही है, आपने एक फॉर्म देना है, ठीक है। और कराची के अंदर आपने एक सेट के अंदर 2 एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वो फिल करके देने हैं, ठीक है, एक सेट के अंदर फॉलो करने, ठीक है जी। उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसकी फिलिंग की जी, मैंने एक और वीडियो क्रिएट की हुई है, ठीक है, जिसमें मैंने डिटेल से बताया है कि जी आपने एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करनी है। सो मैं उसकी भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, और वो फॉलो करें, ठीक है, सही है। एप्लीकेशन फॉर्म सेम ही है। अच्छा, उसके बाद जी जो इस्लामाबाद में है, इस्लामाबाद में एक पासपोर्ट की फ़ोटो जो है वो लेके जाएंगे हर एप्लीकेंट का, ठीक है जी, सही है। और आपने जो आपके स्पाउस हैं उसकी भी क्या कहते हैं, मेंबर है फॉर द रेफरेंस फैमिली मेंबर। हाँ, स्पाउस के लिए आपने अपने अगर तो वाइफ हैं अप्लाई कर रही हैं फैमिली रियूनियन के लिए, तो ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म में पिक्चर उनकी लगेगी, और नीचे जो है उनके हस्बैंड जो जर्मनी के अंदर है उनकी पिक्चर लगेगी। और बच्चों के एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर उनकी सिर्फ बच्चों की ही पिक्चर लगेगी। आपको जो जो पर्सन जो आपका स्पाउस जर्मनी में, उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इस्लामाबाद के अंदर आपको एक पासपोर्ट फ़ोटो चाहिए, और जबकि कराची के अंदर 2 पासपोर्ट फ़ोटो, और ये पेपर क्लिप के साथ अटैच कर दें, ये स्टेपल कर दें। सो
ये जो पिक्चर है ये साथ देंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद थर्ड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंसी। अच्छा, जो अब ये उन केसेस में चाहिए होता है जब आपका स्पाउस ऑलरेडी जर्मनी में है, देन आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। इसको एमेल्डन या मिल्डेबिशाइनिगुम कहते हैं, ठीक है जी। ये उस सेट में चाहिए। लेकिन अगर आप जैसे ब्लू कार्ड एप्लीकेंट के स्पाउस हैं, देन उसके केस में आपको ये 3 और 0.4 दोनों नहीं चाहिए होगा, क्योंकि आपके हस्बैंड ऑलरेडी हैं नहीं उधर। तो क्या कहते हैं, इसलिए ये डॉक्यूमेंट आपके पास होगा नहीं। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट वो बाद में मांगेंगे एम्बेसी वाले। हम वो नेक्स्ट फेज़ में आते हैं कि क्या होगा, ठीक है। और ये 6 मंथ से ओल्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप अपने स्पाउस को बोलें कि वो 6 मंथ से ओल्ड नहीं है। अगर ओल्ड है तो वो मिल्डे बिछाएंगे रिसेंट वाला अप्लाई करके, और इसी पे फिर दोबारा ABH वेरिफिकेशन होगी। जो डॉक्यूमेंट आप ये प्रोवाइड करेंगे, जो जिस घर का एड्रेस ये देंगे, वहाँ पे ABH की वेरिफिकेशन होगी। सो अगर आप अपना अपार्टमेंट चेंज करेंगे विद इन फैमिली रीयूनियन, तो ये आपका प्रोसेस डिले हो सकता है, ठीक हो गया जी। उसके बाद फोर्थ जो डॉक्यूमेंट है वो है जी कॉपी ऑफ स्पाउस फैमिली मेम्बर रेजिडेंस परमिट नंबर, परमिट और कॉपी। ये अच्छा जी, या तो जर्मन नेशनल है, अगर आपके ये उस केस में चाहिए होगा जब आपके स्पाउस ऑलरेडी जर्मनी में है, ठीक है जी। तो कॉपी ऑफ स्पाउस ये या तो उनका रेजिडेंस कार्ड होगा, या EU पासपोर्ट होगा, या जर्मन पासपोर्ट होगा। सो जो भी है, ठीक है, जिस टाइप का भी रेजिडेंस परमिट है, ठीक है, ये जो है वो ये अटैच करना है, ठीक है, सही है। और उसके बाद जी जो फिफ्थ डॉक्यूमेंट है वो है जी एप्लीकेंट। अच्छा, जो भी एप्लीकेंट है यहाँ पे, अगर स्पाउस एप्लीकेंट हैं तो वो, वाइफ एप्लीकेंट है तो वाइफ अपना पासपोर्ट और ID कार्ड, ठीक है, और पेज 0 से 3, जो 3 तक है वो वाले पेज है जहाँ पे आप साइन करते हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट में एक पेज है जहाँ पे वो कहते हैं जी कि साइन करें, और जब साइन करेंगे तो उसके बाद ये डॉक्यूमेंट जो है वो वैलिड होगा, ठीक है। सो ये जो जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं ना, कॉपीज ऑफ 0 से 3, ये आपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, ठीक है। और बाकी सारे पेज जिन पे स्टैंप लगी हुई है या वीज़ा लगा हुआ है, अगर आपने कहीं ट्रैवल किया हुआ है, ठीक है, इंटरनेशनली पहले, तो जितने भी आपकी स्टैंप्स लगी हुई हैं एंट्री एग्ज़िट की और वीज़ाज़ की, सो ठीक है, वो आपने सारी उसकी फ़ोटोकॉपी करवानी है और अटैच कर देना है, ठीक है। और ये सारे A4 साइज़ में होंगे, जैसे मैंने बताया। हाँ, एक पेज पे दो जो पासपोर्ट के पेज हैं वो हो सकते हैं A4 पे, लेकिन ये है कि A4 तक ही रखिएगा, छोटा पेज ना हो। और ये फिर जो आपकी CNIC कॉपी है, उसको फ्रंट और बैक को बेशक एक ही पेज पे आप स्कैन करवा के आप प्रिंट करवा दें, लेकिन ये A4 पे होना चाहिए, छोटा छोटा पेज ना हो, ठीक है, सही है। अच्छा, इस केस में आपके जितने भी प्रीवियस पासपोर्ट हैं, जैसे कि आपका अगर कोई पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है, या कोई पासपोर्ट आपके पुराने 2 पासपोर्ट्स हैं, तो उसकी कॉपी भी लगानी है, और उसका पेज 0 से 3, और सारी जो कॉपीज जिस पे उस पर अगर कोई स्टैंप और वीज़ा लगे हैं वो लगाने। ये आप हाइड मत कीजिएगा। अगर आपका गुम हो गया है तो आपको FIR की कॉपी साथ लगाने की ज़रूरत है, कि आपने FIR करवाई थी कि जी गुम हो गया है, और ये सारा कुछ ये लगाना ज़रूरी है, क्योंकि आपका पता है कि पासपोर्ट का जो डाटा है वो इंटरनेशनली शेयर्ड होता है। सो जब वो ट्रैक करेंगे उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि इस पर्सन को रिसेंटली कितने, और ये लास्ट 10 ईयर्स तक होता है। लास्ट 10 ईयर्स तक आप डाटा जो है वो सेव रखते हैं। सो ठीक है, अगर लास्ट 10 ईयर के जितने भी पासपोर्ट हैं आप सबको सारे पासपोर्ट लगाएं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये पासपोर्ट जो है जी, फैमिली मेम्बर का पासपोर्ट की कॉपीज़। अच्छा, स्पाउस, ये जो स्पाउस जर्मनी में अगर पासपोर्ट है, ठीक है, सही है, वो लगा दें। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं अपने फैमिली के साथ, मतलब वाइफ अप्लाई कर रहे हैं बच्चों के साथ, सो बच्चों के भी प्रीवियस पासपोर्ट, ठीक है, सही है, करंट और प्रीवियस पासपोर्ट सारे, और वही पेजेस, ठीक है, सही है। और अगर कोई रेजिडेंस परमिट है तो वो ये लगा देंगे, ठीक है जी। उसके बाद एट्थ, एज इट इज़, ये डॉक्यूमेंट चेंज नहीं हुआ। बर्थ सर्टिफिकेट आपने लगाने हैं जी, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट पहले एप्लीकेंट का होगा, ठीक है, सही है, और फिर स्पाउस और फैमिली मेम्बर। प्रीवियसली यहाँ पे बच्चों का मेंशन किया जाता, लेकिन अब उन्होंने स्पाउस और फैमिली मेम्बर किए हैं, तो सो आपके बच्चे भी हैं तो उनके भी बर्थ सर्टिफिकेट आपने मस्ट लगाने हैं। और साथ में क्या कहते हैं, जो स्पाउस जर्मनी के अंदर है उनके बर्थ सर्टिफिकेट भी हैं। अगर वो जर्मन नेशनल हैं और जर्मनी में ही पैदा हुए हैं तो उनका वो बर्थ सर्टिफिकेट लगा दें, ठीक है। लेकिन अगर वो जर्मन नेशनल हैं और पाकिस्तान का बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो बर्थ सर्टिफिकेट आप उनका लगाएंगे, ठीक है जी, बिल्कुल। अब आ जाता है नाइन्थ, ठीक है, ये है जी नाइन्थ, ओरिजिनल निकाह नामा। पाकिस्तान में जैसे आपका निकाह जो है वो निकाह नामा पे रजिस्टर होता है, ठीक है, सही है। सो ये जो डॉक्यूमेंट है निकाह नामा, बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ये आपने फॉलो करना है, और इसकी
ओरिजिनल निकाहनामा भी आपने सबमिट करवाना है, और इन उर्दू, या ये उर्दू में होता है, सो ऐसे इंग्लिश की ट्रांसलेशन जो है उसमें उर्दू वाला जो निकाहनामा है उसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवा के सबमिट करवाना है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जी अगर हमारा है ही इंग्लिश में, सो अगर आपका इंग्लिश में ऑलरेडी है तो देन आपको वो चेंज करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, उसकी रीट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है। सो आप एज इट इज़ इंग्लिश वाला ही सबमिट करवा दें। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहूँ कि अगर आपका निकाहनामा उर्दू में है तो इसको बजाय इंग्लिश में ट्रांसलेशन के आप डायरेक्टली जर्मन में ट्रांसलेट करवाएं और उसको नोटरी की स्टैंप लगवा लें। ये बहुत फ़ायदा होगा। ये अगर आपका फ़ायदा ये होगा कि आप इवन आके जर्मनी में भी जो नोटराइज डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बजाय इसके कि आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाएं, आप जर्मन में ट्रांसलेट करवा लें, ठीक है, सही है। और ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। और उसके बाद जी 10th आ जाते हैं जी, ओरिजिनल नादरा कंप्यूटराइज मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट जो है ना जी, आपने आपको MRCs को बोलते हैं, ये आप जब आप अपना निकाह रजिस्टर करवाते हैं यूनियन कौंसिल के अंदर, ठीक है, तो वो आपको उसके बाद एक नादरा का कंप्यूटराइज मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देते हैं। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको नादरा बेसिकली यूनियन काउंसिल आपको इशू करती है, लेकिन होता ये नादरा का, क्योंकि सॉफ्टवेयर नादरा का यूज़ करते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट भी आपने अटैच करना है। इसकी ट्रांसलेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। तो बस ये एज़ इट इज़ आपने सबमिट करवा देना है। कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं जो देखेंगे वो हम एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर अच्छा, उसके बाद 11th ये है कि जी आपका प्रूफ ऑफ प्रीवियस मैरिज, अगर किसी केस में आप दोनों के बोथ स्पाउसेस, आपके जो स्पाउस पाकिस्तान में उनके केस में ये एप्लीकेबल, अगर आप पे एप्लीकेबल है, अगर आपकी प्रीवियस मैरिज हुई हुई है तो देन आपको जो ओरिजिनल का बेसिकली क्या कहते हैं जो है अपना प्रीवियस डाइवोर्स सर्टिफिकेट, अगर आपकी प्रीवियस मैरिज हुई हुई है तो ओरिजिनल नादरा का, अगर पाकिस्तान के अंदर हुई हुई है, ठीक है, सही है, देन ओरिजिनल नादरा का जो है वो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो साथ लेके जाएंगे, लेकिन उसकी कॉपी जो है वो लगाएंगे और वो ओरिजिनल मांग सकते हैं, वो देख सकते हैं। और अगर आपकी जर्मनी के अंदर डाइवोर्स हुई हुई है तो जर्मनी का जो डाइवोर्स सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल बिल्कुल साथ लेके जाएंगे। अगर एक केस में आपके स्पाउस की डेथ हुई हुई है तो ओरिजिनल नादरा का डेथ सर्टिफिकेट या जर्मन डेथ सर्टिफिकेट वो आपने लगाना है, ठीक है, सही है। और अगर वो ये क्या कहते हैं उर्दू में है तो इसकी इंग्लिश या जर्मन में ट्रांसलेशन करवा लें। एज़ यूजुअल मैं आपको यही टिप दूंगा कि आप जर्मन में ट्रांसलेशन करवा लें तो वो बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। सो आप जर्मन ट्रांसलेशन लाजमी करवाएं, ठीक है जी। उसके बाद 12th जो डॉक्यूमेंट है, कोर्ट ऑर्डर लीगल रिगार्डिंग लीगल गार्डियनशिप जी। अच्छा, अगर आपके साथ कोई बच्चा है जो आपकी फ़र्स्ट मैरिज से है, प्रीवियस मैरिज से है, ठीक है, सही है, ये उस केस में होता है कि जी आपके पास उसकी कस्टडी है या नहीं है, या ये भी एप्लीकेबल है। अगर आपकी प्रीवियस मैरिज हुई है, उससे आपका कोई बच्चा है, ठीक है, और उसको आप साथ लेके जाते हैं तो, और आपने कोर्ट से ऑर्डर लिया हुआ है कि जी मैं इस बच्चे का गार्डियन हूँ, ठीक है, सही है। सो वो जो है वो कोर्ट ऑर्डर वो आपने लाजमी लगाना है। और इसकी अगर वो उर्दू में है, यूजुअली कोर्ट्स जो हैं वो उर्दू में गार्डियनशिप कोर्ट डिग्रीज देते हैं, कोर्ट ऑर्डर्स देते हैं, तो उसकी आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवा दें। यहाँ पे मैं अगेन बोलूँगा कि जर्मन में ट्रांसलेशन करवा लें और उसको नोटरी स्टैम्प करवा लें, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, सही है। अच्छा जी, उसके बाद बेमेफ डीड, ये उन केसेस में आती है जब आपका स्पाउस ऑलरेडी जर्मनी में है और वो उनका जो वीज़ा स्टेटस था किसी टाइम में वो रेफ्यूजी स्टेटस था, असाइलम सीकर थे, तो उस केस में ये एक बेमेफ डीड इशू होती है, वो जो है वो आपने क्या कहते हैं लगानी है, ठीक है जी। और देन उसके बाद 14 जो डॉक्यूमेंट है दैट इज़ जो सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है, अभी तक ये ख़त्म नहीं हुआ, A1 लैंग्वेज सर्टिफिकेट, सो प्लीज़ ये A1 लाजमी चाहिए। अच्छा, A1 लैंग्वेज सर्टिफिकेट, और अच्छा ये किसको नहीं चाहिए, ठीक है जी, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन से लोग हैं जिनको नहीं चाहिए, ठीक है। जो जिनके स्पाउस ऑलरेडी असाइलम सीकर स्टेटस पे हैं या वो रेफ्यूजी हैं, ठीक है, सही है, और उन्होंने क्या कहते हैं शादी कर ली थी, ठीक है, और जर्मनी आने से पहले, पाकिस्तान छोड़ने से पहले शादी कर ली थी, ठीक है, सही है, उनको नहीं चाहिए। और फिर वो सारे स्पाउसेस जो जिनके मेन जो हस्बैंड है वो ब्लू कार्ड में हैं, या आईसीटी कार्ड है, या मोबाइल आईसीटी कार्ड है, या जिनके भी रेजिडेंस टाइटल 18A B
18C, ये शॉर्ट 18DF 19C, ये जो हैं, ये सारे जो हैं, इन केसेस में आपको बिल्कुल भी A1 की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, कंपनी स्पेशलिस्ट, साइंटिस्ट हो गया, विजिटिंग साइंटिस्ट हो गया, रिसर्चर हो गया, या टीचर हो गए, ठीक है, सही है। तो उस केस में आपको A1 की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। और एक और केस जो ज़रूरी है वो ये है कि अगर आपके स्पाउस किसी EU के मेंबर हैं, ठीक है, या मतलब इटली के या स्पेन के, जर्मन, स्पेन के नेशनलिटी होल्डर हैं, या इटली के, या और कोई भी यूरोपियन कंट्री है जिसके क्या कहते हैं वो नेशनल हैं, देन उस केस में भी आपको A1 नहीं चाहिए। और एक और केस, जिस केस में आपका बच्चा अंडर एज है, ठीक है, सही है, और वो जर्मन नेशनल है, देन आपको A1 की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सही है। और A1 कहाँ से करेंगे, ठीक है जी, ये गोएथे जो पाकिस्तान में है वो बिल्कुल आपको A1 जो है वो गोएते से करेंगे, गोएते इंस्टीट्यूट है, वहाँ से टेस्ट जो है, ये आप कहीं से प्रिपेयर कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट जो है वो गोएते से देगी, और देन उसका जो रिज़ल्ट होगा वो आपने लगाना होगा, ठीक है, सही है। और इट शुड नॉट बी ओल्डर देन 1 ईयर, ठीक है जी, 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो ये जहन में रखें कि A1 चाहिए, अभी भी चाहिए, लेकिन किन किन को नहीं चाहिए वो मैंने बता दिया है, और ये 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ अपने जहन में रखिए। अच्छा, 15 में है जी C1 लैंग्वेज सर्टिफिकेट। अच्छा जी, C1 बेसिकली उनके लिए चाहिए जिनके पास कस्टडी है और उनके बच्चे जो हैं वो 16 से 18 तक हैं। आप फैमिली रियूनियन 16 से 18 तक कर सकते हैं। 18 साल के बाद बच्चे को C1 फैमिली रियूनियन में वो नहीं आएगा। सो अगर आपका बच्चा 16 साल का है या 17 साल का है तो देन आपके बच्चे को C1 लैंग्वेज सर्टिफिकेट चाहिए होगा। लेकिन किन केसेस में नहीं चाहिए होगा, ये केसेस जैसे बिल्कुल मेंशन किए हुए हैं, जब आपके मूव करते हैं बोथ पेरेंट्स विद सोल कस्टडी, ठीक है, सही है। एप्लीकेंट हुज पेरेंट्स आर रिकग्नाइज एज असाइलम सीकर और जिनेवा रिफ्यूजी कन्वेंशन वाले हैं, और सेम एज इट इज़ उनके बच्चों को जिनके पेरेंट्स जो हैं, ठीक है, सही है, वो ब्लू कार्ड होल्डर, ICT और ये सारी डिटेल्स हैं, ठीक है। और उनका भी जो स्पाउस उस पेरेंट हैज़ जर्मन सिटीजनशिप ऑफ अनदर EU मेंबर स्टेट, जर्मन नेशनल्स के बच्चों को ये चाहिए होगा, ये जहन में रखिएगा, ठीक है, सही है। और ये हो गया, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट C1 जो है वो कहाँ से होगा, वो गोएथे का टेस्ट आपने पास करना होगा, ठीक है। प्रिपेयर आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम जो है वो गोएथे का एग्ज़ाम रिज़ल्ट कार्ड जो है वो लगाना होगा। उसके बाद जी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, ये एक नई चीज़ आई है जो एडिशन है, ठीक है, सही है। प्रोसेस के साथ ये एक डॉक्यूमेंट एडिशन आ गया। ये चीज़ जब एप्लीकेशन जो, अच्छा, ये कहते हैं जी डेट ऑफ एप्लीकेशन, ये जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है ये उसको कहते हैं, ठीक है। सो ट्रैवल इंश्योरेंस है, यूनाइटेड होगी, आदम जी होगी, कुछ और भी हैं, वो लिस्ट ऑफ हैं, अम्बेसी की साइट पे भी गिवन है, यहाँ पे आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, ठीक है। 1 साल की ट्रैवल इंश्योरेंस है वो बाय करें, और आपने साथ लाजमी सबमिट करवानी है, ठीक है, सही है। अच्छा जी, अब एक और एडिशन जो 17th एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये जी ये भी न्यू एडिशन हुई है जी, एडिशनल प्रूफ ऑफ योर नेम, बर्थडे एंड मैरिज रिलेशनशिप। अच्छा, लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं इस पे जी। वैक्सीनेशन लगाने हैं, स्कूल भी लगाने हैं, वेडिंग पिक्चर भी लगानी है, चैट भी लगानी है, कॉल हिस्ट्री भी लगानी है सर। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, बच्चों के केस में आपने, जो छोटे बच्चे हैं उनके केस में आपने वैक्सीनेशन लगानी है, ठीक है, सही है। और आपने स्कूल के डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, ठीक है। और उनके केस में वेडिंग पिक्चर या चैट हिस्ट्री या कॉल हिस्ट्री नहीं होगी, ठीक है। सो बच्चों के केस में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बच्चों के, ठीक है, और स्कूल के डॉक्यूमेंट्स ये लगाने हैं, ठीक है, सही है। ये बच्चों का केस है। और एल्डर के केस में आपने आप इनमें से कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है, सही है। आप स्कूल डॉक्यूमेंट, जो आपकी मैट्रिक की डॉक्यूमेंट है, इवन आपकी जो यूनिवर्सिटी का भी डॉक्यूमेंट है, वो वेरीफाई करता है कि जी आपका वही नेम है जो आपका नाम आपके पासपोर्ट पे है, ठीक है, सही है, या आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे है, वो नाम सही है, और ये डाटा करेक्ट होगा। अगर इन डाटा में मिसमैच हुआ तो फिर अम्बेसी लॉयर वेरिफिकेशन कॉल कर सकती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ये डॉक्यूमेंट्स आपको बिल्कुल कंसिस्टेंट रखने हैं इन वैक्सीनेशन बच्चों के लिए, और स्कूल डॉक्यूमेंट्स में बड़ों के लिए, ठीक है। और अच्छा, मैरिज कपल के लिए ये वेडिंग पिक्चर, अच्छा जी, लोग कहते हैं कितनी पिक्चर लगा दें आप, 3 से 4 पिक्चर
लगा दें, ठीक है सही है। A4 पेज पे, एक पेज पे बेशक 2 पिक्चर कर दें, ठीक है। और वेडिंग पिक्चर्स में एक दो कपल की पिक्चर्स हो जाएं और एक दो कपल की पिक्चर्स विद फैमिली मेम्बर्स हो जाएं, ठीक है सही है। उससे बेसिकली प्रूव होता है कि जी वाकई ये शादी हुई थी, ठीक है, और इसमें और लोग भी इनवाइटेड थे। तो ये आपने लगाना है। और उसके बाद अब चैट और कॉल हिस्ट्री में बेसिकली ये क्या कहते हैं, दो मियाँ बीवी के दरमियान जो चैट हुई है, और ये आपने कुछ रैंडम 3-4 स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। 2 पेजेस या 3 पेजेस इनफ हैं, ठीक है सही है, जिसमें ये चैट हिस्ट्री आप स्क्रीनशॉट ले लें रैंडम, ठीक है सही है। और उनको स्क्रीनशॉट को प्रिंट करके आप जो है वो इन 2 या 3 पेजेस पे अटैच करके आप साथ लगा दें कि वेरीफाई कर सकें कि जी वाकई मैरिज है। और इनके साथ जो मियाँ बीवी हैं आपस में बात करते हैं, ठीक है सही है। कोई लाजमी नहीं है स्पेसिफिक टाइम हो, लेकिन जो रैंडम आपकी चैट है उसको प्रिंट करें और साथ ले जाएं, ठीक है। ठीक है, 18 आ जाता है। पॉइंट 18 में ये है कि वो एप्लीकेंट जो अपने क्या कहते हैं नॉन जर्मन ईयू नेशनल को ज्वाइन करना चाहते हैं और वो उनके स्पाउस नहीं है या उनके पेरेंट्स नहीं है, ठीक है सही है। कि ऐसे रिश्तेदार, कुछ ये स्पेसिफिक केसेस हैं जिसमें आप जो है ना वो ईयू नेशनल अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है सही है। इस पे हम सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे। तो उस केस में ये डॉक्यूमेंट जो है ना वो आपने अटैच करना है, ठीक है। और इस केस में आपको प्रूफ देना है कि जी आप पिछले 2 साल से इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है सही है। सो ये जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स का केस हो सकता है या किसी ब्रदर का केस हो सकता है या सिस्टर का केस हो सकता है, लेकिन ये रेयर केस है। सो आप ये प्रूफ दें कि जी पिछले 2 साल से जो आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है सही है। वो जो बेसिकली ये जो एप्लीकेंट है यहाँ से ये स्टेटमेंट लेके जा सकते हैं कि जी मुझे 2 साल से ये जो मेरे रिलेटिव हैं जर्मनी के अंदर ये सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये जो डॉक्यूमेंट है उस केस में आ जाएगा। अच्छा, 19th जब आपको अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन आती है, ठीक है, ये इस्लामाबाद एम्बेसी, इस्लामाबाद के लिए, कराची के लिए नहीं है, इस्लामाबाद के लिए, ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपने अटैच करना है, प्रिंट करना है। मेरी यही सजेशन होगी कि इसके दो दो इस कंफर्मेशन के एक्स्ट्रा 2 प्रिंट करें, ठीक है, आईडी कार्ड और पासपोर्ट की, क्योंकि जो शटल सर्विस है वहाँ पे भी रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। सो ये आप एक्स्ट्रा लेके जाइएगा और साथ एक सेट में ये डॉक्यूमेंट, हर सेट में ये डॉक्यूमेंट लगा हुआ हो, ठीक है। और उसके बाद एप्लीकेशन डिक्लेरेशन है, जो लिखा है सच लिखा है, सच के अलावा जो डिटेल्स हैं वो सारा ये फॉर्म है, ये आपने फिल करना है, ये बाय हैंड फिल कर लें, ठीक है सही है। और अच्छा, इसमें साथ फ़ीस है 75, एडल्ट की फ़ीस 75 यूरोज़ है, जो पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करवा के उस दिन जो रेट होगा वो आप लेंगे। और उसके बाद जो बच्चे हैं 17 साल तक, वो 37.50 यूरो क्या कहते हैं उनकी फ़ीस है। और अगर आप जर्मन नेशनल या ईयू नेशनल को ज्वाइन कर रहे हैं, देन आपको कोई भी फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है उस केस में, ठीक है। और ये डिक्लेरेशन भी आपने बाय हैंड फिल करनी है, ठीक है सही है, ठीक हो गया। और वीज़ा फ़ीस जैसे मैंने आपको ऊपर बता दी है, ठीक है, ऊपर इन्होंने इस चीज़ को रिपीट किया हुआ है। तो इस केस में आपको कोई एक्स्ट्रा फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। लॉयर वेरिफिकेशन फ़ीस जैसे मैंने पहले बता दिया है कि अब ऑप्शनल हो गई है, पहले मैंडेटरी थी इस्लामाबाद एम्बेसी के लिए, अब ऑप्शनल है वो। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में मिसमैच मिला तो तब लॉयर वेरिफिकेशन होगी, वरना लॉयर वेरिफिकेशन नहीं होगी, ठीक है सही है। यहाँ पे एक पोर्शन ऐड हुआ है जिस केस में ये है कि जो फियांसे या जो है इंगेजमेंट वीज़ा, वो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो इन्होंने मेंशन किए हैं, ठीक है। ये हम एक अलहदा से वीडियो करेंगे जिसमें ये सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है सही है, और सारा कुछ बताएंगे आपको। अभी के लिए फ़िलहाल ये जी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आपके, मैंने आपको बता दिया है जी कि ये लिंक है और इसमें ये डॉक्यूमेंट्स हैं और हर डॉक्यूमेंट मैंने एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है सही है। सो ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और आप अगर इनको एक सॉर्टिंग ऑर्डर में लेके जाएं, ठीक है, और ख़ुद लेके जाएं, आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी फाइल मेकर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बड़े सिंपल हैं और बिल्कुल अच्छा। आपने एम्बेसी जब जाना है तो ये इसी जिस सॉर्टिंग ऑर्डर में मेंशन्ड हैं इसी सॉर्टिंग ऑर्डर में लेके जाने हैं, ठीक है सही है। और सेट लेके जाएं, A4 पेज लेके जाएं, सो एम्बेसी आपको एक्सेप्ट करेगी। आपके ये डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए हैं, ठीक है। अब आप अपॉइंटमेंट पे डॉक्यूमेंट सबमिट करवा कर आते हैं, ठीक है सही है। जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे, जैसे मैंने पहले बताया कि लॉयर वेरिफिकेशन ख़त्म हो गई है, तो लॉयर वेरिफिकेशन नहीं होती है और आपके डॉक्यूमेंट सारे क्लियर होते हैं और आपको ये रिक्वेस्ट नहीं आती है एम्बेसी की तरफ से कि जी आप लॉयर वेरिफिकेशन की फ़ी जमा करवाएं और एक एक्स्ट्रा सेट जमा करवाएं। तो सो आपकी फ़ाइल जो है
वो सीधा एबीएच या आउसलैंडर बेहोडे उसको सबमिट होगी। ठीक है, सही है। कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं बता सकता कितनी देर में होगी, लेकिन ये है कि अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है कि उम्मीद है कि विद इन 1 मंथ जो है वो आउसलैंडर बेहोडे को जो है ना वो सबमिशन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अब आपके तरफ से जो गेम है वो ख़त्म हो चुकी है। अब आपके जो स्पाउस हैं जर्मनी में, उनकी तरफ से स्टार्ट होगी। ठीक है, सही है। सो आपने ये स्पाउस ने ये करना है कि जैसे ही आप अपॉइंटमेंट से हो आए उसके 2 या 3 दिन बाद अपने आउसलैंडर बेहोडे को ईमेल करें। ठीक है, और उनको इंक्वायर करें, एक ईमेल करें अपने हर, आपको पता है कि आउसलैंडर बेहोडे की ईमेल्स वगैरह आपकी सिटी के जो आउसलैंडर बेहोडे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। अब हर जगह आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, सही है। सो वो ईमेल करें। ठीक है, सही है। और वो ईमेल करके इंक्वायर करें कि जी मेरी वाइफ ये रेफरेंस नंबर है। ठीक है, सही है। और ये पासपोर्ट नंबर है और ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम है। ये इस डेट को अपॉइंटमेंट पे गई थी अम्बेसी के अंदर। ठीक है, सही है। अब इनके केस का क्या स्टेटस है, और अगर आपको मेरी तरफ से कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ठीक है, सही है। और ये एक ईमेल कर देंगे ताकि आउसलैंडर बिहोर्डे में जो ऑफिसर है उसको पता हो कि जो इनके स्पाउस हैं वो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और वो भी इस केस को परसू कर रहे हैं। ठीक है, सही है। सो इसका ये फ़ायदा होगा कि उस टाइम पे शायद ईमेल आए, वो कहें जी कि आपका केस अभी नहीं आया, लेकिन जैसे ही केस आएगा वो उस ऑफिसर के जहन में होगा कि जी मुझे हाँ एक ईमेल आई हुई है इस पर्सन के नाम की और अपडेट की, तो सो वो आपको डायरेक्टली ईमेल भी करेगा और इवन वाया पोस्ट भी आपसे डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट कर देगा। अच्छा, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ये हैं कि आया ये पर्सन जो स्पाउस क्या कहते हैं जर्मनी में है, वो अपनी फैमिली को अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इम्पोर्टेंट है अफोर्डेंस में क्या है, क्या इनके पास इतना बड़ा अपार्टमेंट है कि ये अपनी फैमिली को रख सकते हैं उसमें बेसिकली, और क्या इनकी इतनी इनकम है कि ये विदाउट एनी सपोर्ट जो है वो क्या कहते हैं अपनी फैमिली को मैनेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अपार्टमेंट के लिहाज से अपार्टमेंट होना चाहिए पर पर्सन 13 स्क्वायर मीटर। ठीक है, और किड जो है वो 10 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये जनरल रिक्वायरमेंट है जर्मनी की। कुछ स्टेट्स में ये 12 भी है। ठीक है, सही है। और 9 भी है, लेकिन जनरल जो है वो 13 और 10 है जो रिक्वेस्ट हो जाती है। और अर्निंग के लिहाज से जब आपके अपार्टमेंट का रेंट निकाल के तो 400 to 500, ये स्टेट टू स्टेट भी वेरी करता है, लेकिन 400 to 500 आपका पर एडल्ट होना चाहिए और 250 to 300 पर किड होना चाहिए आपके पास नेटो अर्निंग, ग्रॉस नहीं, नेटो अर्निंग जो आफ्टर टैक्स आपके पास अर्निंग है ये अर्निंग होनी चाहिए। ठीक है, सही है। उसके बाद फिर वो पेंशन इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस जो है कि आपके हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड की रिक्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, सही है। आपकी सैलरी स्लिप्स लास्ट 3 या 6 महीने की रिक्वेस्ट कर लेंगे। ठीक है, सही है। सो ये एबीएच वेरिफिकेशन होते हैं। कई केस में लोग कहते हैं जी हमारी एबीएच वेरिफिकेशन नहीं हुई है, उस केस में ये होता है कि जब आपका केस पहुंचा हुआ होता है आउसलैंडर बेहोडे में, और मीन वाइल कई लोग ये होता है कि उस टाइम पे अपना रेजिडेंट कार्ड एक्सटेंड कर रहे होते हैं या नया रेजिडेंट कार्ड बनाया होता है उन्होंने उसी टाइम पे। सो उनको वो पास वो डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी सेव हुए हुए होते हैं, तो वो उसी को ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि रेजिडेंट एप्लीकेशन में भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, सही है। और जर्मन नेशनल से वो कुछ कम चीज़ें भी पूछ लेते हैं, लेकिन ये है कि ये स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो एबीएच की तरफ से आते हैं। ठीक है। एक चीज़, जब आप ये डॉक्यूमेंट्स आपके हस्बैंड सबमिट करवा देते हैं, आपके स्पाउस जो हैं वो जर्मनी में सबमिट करवा देते हैं। ठीक है, सबमिशन के बाद कुछ आउसलैंडर बेहोडे हैं जो वाया ईमेल भी और वाया पोस्ट भी इन्फॉर्म करते हैं। जैसे बर्लिन के अंदर मुझे पता है कि आउसलैंडर बेहोडे वाया जो पोस्ट है और वाया ईमेल है कि जी हम लोगों ने केस क्लियर कर दिया है और अब हमने फाइल जो है वापस एम्बेसी सबमिट करवा दी है। मुझे बर्लिन का आइडिया है, कुछ और सिटी का आइडिया नहीं है, लेकिन बर्लिन के अंदर मुझे है कि बर्लिन के अंदर आउसलैंडर बेहोडे ये इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, सही है। जब आपके स्पाउस जो हैं वो जर्मनी में डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देते हैं, उसके बाद 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद आपको वापस ईमेल करनी चाहिए एम्बेसी में, जो इस्लामाबाद में या कराची जिस एम्बेसी में आप गए हैं। ठीक है, सही है। उस एम्बेसी में आप क्या कहते हैं ईमेल करें, उनसे इन्फॉर्मेशन लें कि हमारा केस कहाँ पे है, क्या स्टेटस है केस का। ठीक है, इस्लामाबाद एम्बेसी को आप ईमेल कर सकते हैं। कराची एम्बेसी का ये फ़ायदा है कि आप विज़िट कर सकते हैं। वो मंडे से थर्सडे तक 2 से 4 के दरमियान या 2:30 से 4 के दरमियान या 3 से 4 के दरमियान, सो आप वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, सो इन्फॉर्मेशन लें कि क्या केस है। ईमेल, जैसे आप अपने केस की अपडेट नहीं लेंगे तो
ब्यूरोक्रेसी आपको पता है यहाँ की जर्मनी की बहुत स्लो है, ठीक है, और इवन एम्बेसी के अंदर भी बहुत स्लो प्रोसेस है। कई दफ़ा पे अप्रूवल आए हुए होते हैं, वीज़ा भी स्टैंप हुए हुए होते हैं, ठीक है, क्योंकि आप पासपोर्ट कलेक्ट कर रहे हैं तो कराची में तो पहले भी पासपोर्ट कलेक्ट कर लेते थे, तो वो पासपोर्ट रख लेते, तो इवन वीज़ा स्टैंप भी हुआ हुआ होता है, तो वो इन्फॉर्म नहीं करते हैं या केयरलेस की उसकी वजह से। लेकिन आप अपना केस जो है वो परसू करें, ठीक है, सही है। सो ये जो है ना, आपको इंक्वायरी करेंगे, मंथली उनको ईमेल कर दें कि जी, इवन अगर लेट हो गया तो वीकली भी ईमेल करें कि क्या केस की स्टेटस है, क्या अपडेट है। सो वो ईमेल इंफॉर्मेशन आप करके और अपने पास सेव कर लें। और इवन कुछ लोग जो कोर्ट केसेस करते हैं, ठीक है, सो आपके पास एक डाटा होगा कि जी हमने ईमेल की और इन्फॉर्मेशन नहीं आई और इतना डिले हुआ है, और ईमेल एज अ प्रूफ जो है वो माना जाता है। तो ठीक है, अगर केस में ये भी बताएं कि हमने 6 दफ़ा या 5 दफ़ा या 7 दफ़ा हर मौके पे इनसे इंफॉर्मेशन ली है, ठीक है, सही है। और एक चीज़ जो एक एक टिप है वो मैं देना चाह रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने वीडियो आखिर तक देखी है, ठीक है, और उनके लिए ये है कि मैं एक ईमेल, स्पेशल एक ईमेल मेंशन करूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। और वो उसमें बेसिकली वो फेडरल एजेंसी है जिसमें सारे जो इनके फॉरेन ऑफिस है, जिसमें सारे वीज़ा के स्टेटस चल रहे होते हैं। सो उनको ईमेल करें और अपना केस स्टेटस उनसे इंक्वायरी लें। सो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बीवीए वो है। और वो आप ईमेल फॉलो फाइंड करेंगे इस डिस्क्रिप्शन में, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। और आप उसको इंक्वायर करें और वो क्या कहते हैं, काफ़ी रिप्लाई करते हैं। और ईमेल्स के रिप्लाई का वेट करें, दे टेक लाइक 3 से 4 दिन का टाइम लेते हैं, उसके बाद रिप्लाई आता है। ये नहीं है कि आप आज ईमेल करेंगे और कल ही रिप्लाई आएगा। सो ईमेल्स का वेट करें और उसके बाद रिप्लाई करें। अगर हफ्ते तक किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, देन उसके बाद दोबारा ईमेल करें, बट एक हफ्ता वेट करें। एक हफ्ते में 2 दफ़ा ईमेल मत करें, ठीक है जी। ये थी आज की फैमिली रीयूनियन की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। और ये है कि ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट अभी तक किसी ने एक्सप्लेन नहीं की, और मैं फ़र्स्ट टाइम इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यूट्यूब वीडियो पर। अगर आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक एंड फॉलो करें, ठीक है। अगर आपको पर्सनल लेवल कंसल्टेंसी चाहिए तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मेरा फेसबुक का लिंक है, वो भी मैं दे सकता हूँ, ठीक है, सही है। सो काइंडली फॉलो करें एंड लाइक करें। उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा होगा। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।